Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Study Time by the platform of Digital Eden Garden. पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के सिलेबस से क्लास 10 की बुक फिज़िक्स को हम आज स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। इससे पहले हम बहुत सी वीडियोस बना के अपने स्टडी टाइम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। वो सिर्फ इस मकसद के लिए कि जिस तरह से हालात हैं, ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो गई हैं, बच्चों को घर रह के अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करने में, उसको कंटिन्यू करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में और एग्ज़ाम्स के लिए खुद को प्रिपेयर करने में आसानी हो। आज हम अपना फ़िज़िक्स क्लास 10 की बुक चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, यूनिट 10 आपकी, क्योंकि फ़िज़िक्स जो 9 क्लास की बुक है उसमें 9 यूनिट्स थे, उसके बाद उससे नेक्स्ट कंटिन्यू किया गया फ़िज़िक्स की बुक को, तो इसमें तो यूनिट नंबर 10 है, लेकिन आपकी क्लास 10 की बुक्स का ये यूनिट नंबर 1 है जी। इसमें सबसे पहले देखें कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर नेम इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसका मतलब है कि इस चैप्टर में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मोशन है। मोशन क्या है ये आप लोग क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मोशन किसको कहते हैं। कोई भी बॉडी जो अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचे, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करे, कोई वेलोसिटी उसमें प्रोड्यूस हो, एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो, तो वो उसके लिए मोशन होगा, यानी हरकत होगी। यानी कोई भी बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो वो क्या कर रही है, वो मोशन कर रही है। सिंपल मीन्स सादा। हार्मोनिक का मतलब होता है एक तरतीब के साथ। हार्मोनिक एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी है जिसमें कुछ तरतीब से साउंड्स को प्रोड्यूस किया जाता है और वो म्यूज़िक की फॉर्म में हमें सुनाई देती है। देखिए इसमें एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है। देखेंगे आपके चैप्टर में जो पिक्चर बनी है, ये बीड्स ये डोरी के साथ बंधी हुई है और एक खास तरतीब से ये मूव कर रही है। ये देखें एक बल आ रहा है, इनमें एक बाकायदा स्पेशल किस्म का एक बल इसमें आ रहा है। इसमें एक तरतीब आ रही है, हमआहंगी आ रही है, एक जैसे ये मूवमेंट चल रही है। इसका मतलब है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हम किसको कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कहते हैं सादा एक तरतीब से की जाने वाली हरकत। एंड वेव्स और वेव्स यानी लहरें, जो पानी में लहरें पैदा होती हैं, ठीक है। साउंड वेव्स होती हैं, इसी तरह वाटर वेव्स होती हैं। तो ये हम वेव्स के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे, देखेंगे कि अब इसमें साउंड वेव्स हैं या वाटर वेव्स हैं या कौन सी वेव्स हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है कि हम इस चैप्टर में मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं, और मोशन भी कोई स्पेशल टाइप है। इससे पहले 9 क्लास में आपने जो मोशन की टाइप्स पढ़ी हैं उनमें सर्कुलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, लीनियर मोशन और रोटेटरी मोशन, बहुत सी टाइप्स आपने पढ़ी हैं। उसमें एक टाइप आपने वाइब्रेटरी मोशन की भी पढ़ी होगी। तो इस चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन बेस करती है वाइब्रेटरी मोशन पे। वाइब्रेटरी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन को किसका नाम दिया जाता है, ऑसिलेटरी मोशन का भी। इस चैप्टर में हम वाइब्रेटरी मोशन की जो स्पेशल काइंड है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको स्टडी करने जा रहे हैं। उसमें बहुत सी ये टाइप्स हैं आपकी यूनिट में, आपके इस चैप्टर में पढ़ने वाली, लेकिन इसका नॉलेज आपको तब होगा जब आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुकेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट है फिज़िक्स में हम जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं किसी भी इमोशन के, उसको स्टडी करते हैं, उसके रीज़न, उसके पीछे होने वाले फिनोमिना को स्टडी करते हैं। तो इस चैप्टर में भी हम फिज़िकल एक्टिविटीज़, उसके पीछे होने वाले फिनोमिना, उनकी रीजंस, उसके पीछे वर्क करने वाली फोर्सेस, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करने वाले हैं। तो कम ऑन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शनरी जो पैराग्राफ है वो दिया गया है। अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग। एक बॉडी को हम कहते हैं कि वो वाइब्रेट कर रही है इफ़ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ, अगर वो मूव कर रही है आगे और पीछे, एट द टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट, या इधर उधर दाएं बाएं अपने एक मेन पॉइंट के। अब इसके एग्जांपल में आप ये ले सकते हैं कि आपके पास एक बॉल है, आप बॉल को बाउंस करें तो वो मोशन कैसे करेगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। बाउंसिंग अगर आप उसकी करेंगे तो वो ऐसे ही मोशन करेगा। उसका मिड पॉइंट कौन सा है हम इसमें क्लैरिफाई नहीं कर सकते। तो इसमें मोशन तो उसकी वाइब्रेटरी होगी, लेकिन उसमें हम उसका जो मिड पॉइंट है उसको फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप एक बॉब को या एक पत्थर को लें और एक डोरी के साथ बांध के उसे गोल गोल घुमाएं तो वो उसकी वाइब्रेटरी मोशन नहीं होगी, वो कौन सी मोशन होगी, सर्कुलेटरी मोशन। सबसे पहले आपको सर्कुलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। वाइब्रेटरी मोशन होती है जब उसका एक फिक्स पॉइंट हो, उसके दाएं
बाएं दाएं या बाएं या लेफ़्ट राइट वो उसके आगे पीछे मूव करे, ठीक है, और उसके कोई सेंट्रल पॉइंट हो, यानी यहाँ से वो मोशन स्टार्ट करे, इधर मूव करे, फिर सेंट्रल पॉइंट तक आए, फिर मूव करे, फिर सेंट्रल पॉइंट तक आए। वाइब्रेटरी मोशन आपने सिंपली अपने सेल फोन्स में देखी होगी, जब आप उनको वाइब्रेशंस पर लगाते हैं तो वो रिदम में वाइब्रेट करने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी आप उसकी सेंट्रल पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें हम एक स्प्रिंग यूज़ करेंगे, उसके साथ एक मैस अटैच करेंगे और उसके साथ उसकी वाइब्रेटरी मोशन को देखेंगे कि वाइब्रेटरी मोशन एक्चुअली है क्या। Another term for vibration is oscillation। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि वाइब्रेशन को दूसरे लफ्ज़ों में oscillations भी कहा जाता है। A special kind of vibrating motion or oscillatory motion is called the simple harmonic motion। एक खास किस्म वो जो वाइब्रेटरी मोशन या oscillatory मोशन है, उसकी एक खास किस्म को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है, which is the main focus of this chapter। और इस चैप्टर हम उसी को स्टडी करने जा रहे हैं। We'll discuss important characteristics of SHM and system executing SHM। We will discuss important characteristics। हम कुछ खास खसूसियात, अहम खसूसियात सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टडी करने जा रहे हैं, and the system executing SHM। और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों वकू पजीर हो रहा है, क्यों वाक़या हो रहा है, क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है, उस सिस्टम को भी स्टडी करेंगे। वी विल आल्सो इंट्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। इसमें हम मुख्तलिफ वेव्स की टाइप्स को भी मुतारिफ करवाएंगे, एंड विल डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रॉपर्टीज़, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका मुशाहिदा करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। एक रिपल टैंक एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके ज़रिए से। ये कोई टैंक दूसरा वाला जो जंग में यूज़ होता है उस तरह का टैंक नहीं होगा, क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, एक सेट बना हुआ है और थोड़ा बड़े साइज़ का होता है, और उसमें पानी यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसको टैंक का नाम दिया जाता है। रिपल टैंक को हम वेव टैंक भी कहते हैं। एक पानी से बना हुआ पानी इसमें यूज़ होता है इस इंस्ट्रूमेंट सेट में, उसमें हम वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और उसको जो है ऑब्जर्व करते हैं कि किस किस टाइप्स की वेव्स हैं। तो इसमें रिपल टैंक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम स्टडी करने जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नंबर 1, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल डिस्कस सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम। इस सेक्शन में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन मुख्तलिफ जो सेक्शंस हैं, मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, उसमें देखेंगे। द मोशन ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। हम एक मैस की मोशन को देखेंगे जिसको अटैच किया गया है एक स्प्रिंग के साथ, और उससे एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, एक टेबल की तरह का बना हुआ सरफेस जिसके ऊपर रगड़ कम से कम हो या ना हो, ऐसी सतह के ऊपर रख के एक ऐसे मैस की मोशन को हम जज करेंगे। द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस इन अ बाउल, और एक ऐसे मोशन को स्टडी करेंगे जिसको हमने राउंड बॉटम बाउल में रखा है और उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड द मोशन ऑफ अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग, और एक ऐसे मोशन को भी स्टडी करेंगे जिसमें हैंगिंग पोजीशन होगी, यानी बॉब को हमने डोरी के साथ बांधा है, डोरी के एक सिरे को ऊपर बांधा है, उसे फिक्स कर दिया है, और डोरी के दूसरे सिरे पे नीचे की तरफ लटकाया है हमने बॉब को, और उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस किया, और उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं जो बेसिकली हमारे पास 3 तरह के इन्वायरमेंट दे देंगे। इसमें हम इन्वायरमेंट को भी अपने पॉइंट में रखेंगे, अपने माइंड में रखेंगे, और मीडियम को भी माइंड में रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्टडी करने जा रहे हैं वो मीडियम 2 तरह के होंगे इस पूरे चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे। एक मीडियम होगा एयर और दूसरा मीडियम होगा वाटर। सिंपल हार्मोनिक मोशन को जब हम एयर में स्टडी करेंगे तो वो मोशन की फॉर्म में हमें वाइब्रेटरी मोशन की फॉर्म में नज़र आएगा, और सिंपल हार्मोनिक मोशन को जब हम मीडियम वाटर में जज आउट करेंगे तो वहाँ पे वो हमें वेव्स की फॉर्म में नज़र आएगा। तो ये तो मीडियम की बात होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम 3 तरह के जो इन्वायरमेंट है, 3 तरह की डिफरेंट कंडीशंस है, उसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करेंगे। इसकी रीज़न ये है कि जब भी हम कोई लॉ बनाने जाते हैं तो उस लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमें डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से उसे गुजारना पड़ता है, उसे प्रूव करना पड़ता है। अगर हर हालात में आंसर्स हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हों और उनके आंसर्स हमारे पास सेम आ रहे हों, हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर हमें मिल रहे हों और वैलिड हों, तो वो वही जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो लॉ बन जाती है। तो इसीलिए हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी 3 डिफरेंट जो सिचुएशंस है, 3 डिफरेंट कंडीशंस में स्टडी करेंगे। पहली जो कंडीशन होगी उसमें हम उसको टेबल लाइक सरफेस के ऊपर स्टडी करेंगे स्प्रिंग के साथ। हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस एक टेबल की तरह की सरफेस होगी, उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे जिसमें कि स्ट्रेट 180 डिग्री का एंगल होगा, सीधा सरफेस होगा।
दूसरा हम उसको राउंड बॉटम जो सरफेस है उसमें स्टडी करेंगे। एक बाउल लेंगे जो कि गोल हो, गोल राउंड बॉटम जो इस शेप में गोलाई में आता है, उसके अंदर हम बॉल की जो मोशन है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे है, उसको वैलिड है या नहीं है उसको स्टडी करेंगे। और थर्ड हैंगिंग पोजीशन में कि जब हम एक बॉब को लटकाएंगे तो क्या उसमें भी सिंपल हार्मोनिक मोशन अपने सारे जो रूल्स हैं उनको वेरीफाई करती है, उनको क्या करती है उसको देखेंगे। सो कम ऑन आवर फर्स्ट टॉपिक, मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग। इसमें सबसे पहली बात जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो ये डायग्राम है, डायग्राम ए। इसको देखिए सबसे पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसको देखेंगे। अब इसमें ये एक टेबल लाइक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस है ये वाली, ठीक है। इसमें फ्रिक्शन नहीं है, रगड़ नहीं है, हॉरिजॉन्टल है और सरफेस है ये। इसमें स्प्रिंग है, स्प्रिंग के एक सिरे को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया टेबल के साथ और दूसरे सिरे के साथ मैस एम, एक वुडन ब्लॉक को हमने अटैच कर दिया। और इस टाइम ये बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है। रेस्ट पोजीशन में कोई भी बॉडी तब होती है जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना की गई हो, उसमें कोई मोशन ना हो, उसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ना हो, बिल्कुल साकित, बिल्कुल डेड पड़ी हुई है। तो ये क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। तो रेस्ट पोजीशन, इसके बाद आपको मोशन का पता है। मोशन का मतलब होता है कि जब कोई भी बॉडी मूव करती है एक पोजीशन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कुछ डिस्टेंस कवर करती है, उसकी वजह से उसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम मोशन कहते हैं। तो ये दो चीज़ें तो हम यहाँ पे मोशन में देख चुके हैं, लेकिन वही मोशन अगर वाइब्रेटरी मोशन हो तो उसको हम नेक्स्ट दो कंडीशन और लगा के सिंपल हार्मोनिक मोशन बना सकते हैं। अब वाइब्रेटरी मोशन में मैंने आपको एक बाउंसिंग बॉल की एग्जांपल दी थी, लेकिन वहाँ पे हम उसको स्टडी नहीं कर पाए कि किस तरह से वो उसका कोई सेंट्रल पॉइंट हमें मिले, मेन पोजीशन मिले जहाँ पे वो वर्क करें। तो इसके लिए जो आपकी बुक में एग्जांपल गिवन है उसको हम देखेंगे। देखिए इस एग्जांपल में क्या बताया गया है। इस एग्जांपल में आपके पास ये बॉल है, ये एक मैस एम है, इसमें ये इसकी सेंट्रल पोजीशन है ओ, यहाँ पे इसकी एक पोजीशन हमने ए यहाँ पे रखी है, एक पोजीशन हमने यहाँ पे बी रखी है। स्प्रिंग इसलिए लिया है कि इसमें इलास्टिसिटी है, हम इलास्टिसिटी के साथ इसको स्टडी करेंगे कि स्प्रिंग में जब इलास्टिसिटी हो तो उसमें वाइब्रेटरी मोशन किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है। अगर हम इस मैस में वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे, इस साइड पे खींचेंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। जैसे ही हम मैस को फोर्स अप्लाई करके यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाके इसको रिलीज़ करेंगे तो मैस क्या करेगा, ऐसे 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 ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए, इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देगा। उसमें ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स कि ये बॉडी मोशन में आ जाएगी और सिर्फ मोशन नहीं होगी, ये कौन सी मोशन होगी, वाइब्रेटरी यानी कि ऑसिलेटरी मोशन होगी, ठीक है। अगर ये वाला मैस एम ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए मूव करता रहे तो हमें पता चलता है कि ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी जब अपनी मेन पोजीशन के 2 and 4 मूव करेगी तो वो उसकी क्या होगी, वाइब्रेटरी मोशन यानी कि ऑसिलेटरी मोशन। लेट्स सपोज हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वेरी फर्स्ट टाइम और हमें ये नहीं पता कि हम वाइब्रेटरी मोशन कैसे इसमें प्रोड्यूस करें। हम इसको यहाँ पे खींचते हैं और इस तरह से हमने इस एंगल से खींचा है कि ये मैस एम 2 and 4 मोशन करने के बजाय इरेगुलर मोशन शुरू कर देता है, जस्ट लाइक रोटरी मोशन हो जाती है या रैंडम मोशन इसमें आ जाती है। मैस जो है वो लेफ्ट राइट भी मूव कर रहा है, आगे पीछे भी मूव कर रहा है, तो वो उसमें वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस नहीं होगी। आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है कि जो आपने इसमें मोशन प्रोड्यूस की है वो लेफ्ट राइट या 2 and 4 हो। अगर लेफ्ट राइट है तो सिर्फ लेफ्ट राइट होगी, अगर 2 and 4 था तो सिर्फ आगे पीछे होगी। और अगर आप बाउंसिंग टाइप कर रहे हैं तो ऊपर नीचे, लेकिन उसके साथ कोई फिक्स पॉइंट हो आपको ज़रूर मिलना चाहिए। तो क्योंकि हम ये सरफेस यूज़ कर रहे हैं तो सरफेस पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। जब ये रेस्ट पोजीशन पे है तो उसको ओ, सेंट्रल पॉइंट ओ, इसका मेन पॉइंट ओ नाम दे देंगे। फिर हम इसके यहाँ पे लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे पोजीशन ए, और ओ से ही 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे पोजीशन बी। अब ये हमने टेबल पे मार्क कर लिया, ओ को भी, ए को भी और बी को भी, राइट। अब हम अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह से प्रोड्यूस होती है।
अगर हम इसको मूव करवाएंगे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगा तो इट मीन्स कि बॉडी मोशन में आ गई है, और यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द को, इसका मतलब है कि ये मोशन कौन सी है, वाइब्रेटरी मोशन। ये दो चीज़ें तो पता चल जाएंगी हमें। देखें यहाँ पे क्या बताया गया है, motion one of the simplest type of oscillatory motion is that of horizontal mass spring system। यानी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेटरी यानी कि वाइब्रेटरी मोशन की जो सिंपल टाइप है, एग्जांपल है, उसको इस फिगर में 10.1a में यहाँ पे बताया गया है। इफ़ द स्प्रिंग इज अटैच्ड और इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, अगर स्प्रिंग को दबाया जाए या उसे रिलीज़ किया जाए थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x, एक थोड़े से फासले x से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हमारे पास ये एरिया भी x होगा, और अगर हम यहाँ से यहाँ पे करते हैं तो ये भी x होगा। अगर मैं इसको खींचते हैं तो स्प्रिंग जो है वो खींचा जाएगा, खुला होगा तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करेगा तो वो भी x होगा। अगर हम मैस को दबाते हैं, स्प्रिंग को दबाते हैं, तो यहाँ से यहाँ मैस को यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं तो भी ये x होगा। ये हमने देखना है कि हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे। तो अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे। It exert a force of F on the mass। Let's suppose हमने mass M को यहाँ से पकड़ा है, यहाँ पे खींचा है, फोर्स अप्लाई की है, अपने हाथ से इस mass को पकड़ा है, यहाँ तक लाया है, और एक फोर्स F हमने इस पर exert कर दी है, और फिर यहाँ से लाके इसको छोड़ दिया है। According to Hooke's law, this force is directly proportional to the change in length x of the spring। अब अकॉर्डिंग टू हुक लॉ, क्योंकि स्प्रिंग है यहाँ पे, इलास्टिसिटी है, तो जब भी इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट कहीं भी आता है तो वहाँ पे हुक्स लॉ जो है वो वर्क करता है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जो फोर्स F हमने मैस को यहाँ से यहाँ पे लाने में, यानी इस रेस्ट पोजीशन से इस मोशन की पोजीशन में लाने पे अप्लाई की है, वो फोर्स, ये जो फोर्स हमने यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए अप्लाई किया है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस x के, इस कवर किए जाने वाले डिस्प्लेसमेंट के। मैस यहाँ से यहाँ तक आया है, उसने ये x डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, उसी तनासुब से होगा जिस तनासुब से हमने फोर्स अप्लाई किया। अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, अगर हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कम डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। ये हुक्स लॉ की स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, होना चाहिए F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, के फोर्स जो हमने अप्लाई की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन भी हमें नज़र आ रहा है और k का साइन भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पे इक्वलिटी है, जबकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपकी इस बुक में थोड़ी सी मिसिंग है, ये शॉर्ट स्टेप्स दिए हुए हैं, इसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूँगी, इसको देखें। Actually, Hooke's law state that force is directly proportional to x displacement, लेकिन माइनस का साइन फिर भी है। इसका मतलब है कि जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे और जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उन दोनों में नेगेटिव ही होगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन होगी। अगर फोर्स हमने राइट साइड पे लगाई है तो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड पे कवर होगा, और अगर हमने फोर्स लेफ्ट साइड पे लगाई है तो डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे कवर होगा। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है कि फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट उसी तनासुब से ज़्यादा कवर होगा, अगर हम फोर्स कम लगाएंगे तो x यानी डिस्प्लेसमेंट भी उसी तनासुब से कम होगा। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम खत्म करेंगे, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करेंगे तो वहाँ पे इक्वल और k का जो सिंबल है वो आ जाएगा। इक्वल का मतलब है कि ये इक्वल होगा, फोर्स किसके इक्वल होगी, नेगेटिव ऑफ k एंड x। And what x, we know that x is the displacement covered by the body when we apply a force, but what is k here? k is the constant, k is the constant of स्प्रिंग, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि स्प्रिंग कैसा है, स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या है। अगर स्प्रिंग ज़्यादा स्टिफ्ट होगा तो k की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर स्प्रिंग कम स्टिफ्ट होगा, लेस स्टिफ्ट होगा तो k की वैल्यू भी कम होगी। अब स्टिफनेस क्या है, स्टिफनेस स्प्रिंग की वो एबिलिटी है जो हमें बताती है कि स्प्रिंग सख्त है या स्प्रिंग नरम है। अगर स्प्रिंग सख्त है तो उसकी स्टिफनेस ज़्यादा है, k की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर स्प्रिंग नरम है
स्प्रिंग की स्टिफनेस कम है तो के की वैल्यू भी कम होगी। नेगेटिव साइन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि वो बताता है कि अप्लाई की जाने वाली फोर्स और कवर किए जाने वाला डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब हमने नेक्स्ट क्या किया, क्योंकि ये x k से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन के रूल में जब हम इक्वल की दूसरी साइड पे किसी भी सिंबल को, किसी भी लेटर को ट्रेवल करवाते हैं तो वो अपोजिट हो जाता है। लेट्स सपोज ये यहाँ पे x इस k के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जब हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो f के साथ डिवाइड करेगा, तो k यहाँ से f के साथ डिवाइड करता हुआ यहाँ पे आ गया f ओवर x इज इक्वल टू माइनस kx। अब हम k और f ओवर x को एक दूसरे से एक्सचेंज करा लेंगे, k यहाँ पे आ जाएगा और f ओवर x यहाँ पे आ जाएगा, माइनस वहीं पे रहेगा। इसे आप और भी बहुत से मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स वेरीफाई करेंगे तो k इज इक्वल टू माइनस f ओवर x ही आएगा। अब इसमें नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ कहाँ से आ गया भाई, हमने फोर्स f अप्लाई नहीं की, न्यूटन्स फोर्स f हमने ये वाली अप्लाई की है ना, तो फोर्स की स्टेटमेंट हमें न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग बताती है f इज इक्वल टू ma। ये तो फोर्स थी हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। हुक्स लॉ हमें ये बताता है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड x, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स जो हमने ये फोर्स अप्लाई की है इसकी वैल्यू f इज इक्वल टू m है। फोर्स उतनी ही होगी जितना मैस होगा और उसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन। अब हमने क्या किया, ये जो न्यूटन्स फोर्स है, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स की वैल्यू आ रही है f, इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सीरीज इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे दोबारा से लिखा, इस f की जगह पे ये जो वैल्यू है f इज इक्वल टू m है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या हो गया m a, f की जगह पे क्या आ गया m a, नीचे x रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे k रहेगा। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे k रहेगा। अब हमने क्या किया, k इज इक्वल टू माइनस m a ओवर x। अब ये x नीचे डिवाइड हो रहा है, k के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, k x इज इक्वल टू माइनस m a, ये यहीं पे रहेगा। अब ये सिंबल आ गया, अब m और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नेगेटिव इनका साइन है, नेगेटिव माइनस नहीं करना, ये माइनस नहीं है, ये नेगेटिव साइन है, ये शो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन को। इसको हम स्टडी नहीं करेंगे अभी हम इस पर फोकस करेंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस m को हम वहाँ पे जाके इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, ये यहाँ पे आ गया k x ओवर m इज इक्वल टू माइनस a इधर ही रहेगा, k ओवर m को हम फ्रैक्शन में ले आए, x यहाँ पे आ गया। अब हमने k ओवर m और a को आपस में एक्सचेंज करा दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया a, ये a यहाँ पे आ गया और ये पूरी वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर गई, माइनस का साइन भी यहाँ पे हमारे पास ही रहा। तो अब नेक्स्ट क्या हुआ है, a इज इक्वल टू माइनस k ओवर m x। अब हमने ये जो ये हमारे पास ये k ओवर m है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोपोर्शनैलिटी में, तो हमें पता चलेगा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये माइनस और ये वाला x। इसकी जगह पे, इस कांस्टेंट की जगह पे हमने क्या कर दिया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बना दिया। आपकी बुक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपकी बुक में ये जो इक्वेशन मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट, उसमें यहाँ पे अंडर रूट का साइन बनाया हुआ हाफ, इस PDF में जो आपकी स्क्रीन पे शो होती है, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होगा, वो जो हाफ साइन बना हुआ है अंडर रूट का वो नहीं होगा। ये देखें, सी दिस, यहाँ पे ये जो अंडर रूट का साइन बना हुआ है, यहाँ पे अंडर रूट का साइन नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब मैंने ये किया कि आपको ये जो इक्वेशंस थे यहाँ पे ये शॉर्टकट था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि f इज इक्वल्स टू माइनस kx ये किस तरह से आ रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, और फिर यहाँ से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x कैसे आ रहा है। अब ये है क्या चीज़, ये क्या है, हमने इसको क्यों डिराइव किया, अब हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। Where x is the displacement x of the mass from its mean position O, x कह रहे हैं कि mass है, x कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट है जो कि मैस ने कवर किया है। x क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है जो मैस ने कवर किया है जब इस पर फोर्स अप्लाई की गई है। यहाँ से लेके फोर्स हमने अप्लाई की, यहाँ था रेस्ट पोजीशन में था मैस, यहाँ से हम इसको यहाँ पे लेके आए, पहले इस पोजीशन में था फिर हम उसको यहाँ पे ले आए, तो इसमें एक डिस्प्लेसमेंट x कवर हुआ है, तो ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। एंड k इज़ द कांस्टेंट कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये जो k है ये क्या है, कांस्टेंट है, ये वाला k क्या है, कांस्टेंट। तो ये k हमारे पास, ये k यहाँ से ये वाला k है, k is a spring constant, और the value of k is the measure of the stiffness of the spring, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। stiff spring have large value of k and the soft spring have the small value of k as f is equals to ma by the Newton's law। ये जो फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई की है, ये वाली फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ये हमें बताती है f is equals to ma
ये फोर्स उतनी लगेगी जितना मास है और उसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन, यानी मास और उसमें पैदा होने वाले एक्सेलरेशन के इक्वल होगी ये फोर्स। देयरफॉर K इज इक्वल टू, ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको डिराइव कर चुकी हूँ। नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है देखें उसको। इट मीन्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब ये कहा गया है कि ये जो भी इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन ये एक्सेलरेशन ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है जो इस मास के यहाँ से यहाँ तक मूव करने की वजह से, इसके मोशन के में आने की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। बताया जा रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस कवर किए जाने वाले डिस्प्लेसमेंट की। यानी कि पहले हमें ये बताया गया था कि फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, के फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के जो इसमें कवर किया गया है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। पहले हमें ये बताया गया था। और सेकंड अब हमें ये बताया गया है कि जो इसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस डिस्प्लेसमेंट के, इस कवर किए जाने वाले डिस्प्लेसमेंट के, यानी इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F और इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन जो इसमें प्रोड्यूस किया गया है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, हमें इक्वेशन 10.1 में बताया गया है। और इस 10.1 की इक्वेशन को डिराइव करके, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसकी इक्वेशन को डिराइव करके साथ हमने जो सेकेंड इक्वेशन डिराइव की है, जो हमने सेकेंड इक्वेशन खुद बहुत निकाली है, वो है 10.2 जो इक्वेशन है। और इसमें ये बताया गया है, ये प्रूव हो रहा है कि एक्सेलरेशन, इसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन इस मास के मूव करने की वजह से, मोशन में आने की वजह से इसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन इसमें कवर किए जाने वाले डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रॉम द मीन पोजीशन। और ये भी मीन पोजीशन की तरफ है, यानी मीन पोजीशन से ही है, यानी इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मीन पोजीशन है, वाइब्रेटरी मोशन की डायरेक्शन भी मीन पोजीशन है। अब इसमें नेक्स्ट क्या बताया गया, ये तो हमें पता चला कि हमने मोशन कैसे प्रोड्यूस की, वो मोशन वाइब्रेटरी मोशन कैसे हुई, और उस मोशन की वजह से फोर्स F, डिस्प्लेसमेंट x और एक्सेलरेशन a ये कैसे कैसे प्रोड्यूस हुए। अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि किस तरह से इनके अंदर ये सारा फिनोमेना वर्क कर रहा है। और ये बॉडी की जो मूवमेंट है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज होता है वो ये कि हमने फोर्स यहाँ से अप्लाई की, यहाँ से यहाँ तक लाया, छोड़ दिया, तो बॉडी जब यहाँ से यहाँ तक आई, यानी इस पोजीशन पे आई, O से A तक आई, तो फिर A से O से A तक मूव करते रहना चाहिए था, ये मोशन होनी चाहिए थी। लेकिन ये वाइब्रेटरी मोशन जो सेंट्रल मीन पोजीशन O है, O से A तक नहीं रही। क्या हुई, यहाँ से O से स्टार्ट हुई A तक, A के बाद ये मूव करती करती B तक, B से फिर एक्सट्रीम पोजीशन A, फिर A एक्सट्रीम पोजीशन से B एक्सट्रीम पोजीशन तक, इस तरह से इसने मोशन स्टार्ट कर दिया। जबकि हमें जो फोर्स है, जो हमें ये बताती है कि हम जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। और न्यूटन्स लॉ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, वो हमें ये बताता है कि हमने अगर एक्शन यहाँ से यहाँ तक अप्लाई किया तो रिएक्शन में यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कोई और फोर्स भी वर्क कर रही है जिसकी वजह से हमारा ये जो मास है ये O पोजीशन से A से O तक नहीं रुका, A से आगे B की तरफ गया, B से फिर ये O की तरफ आया, O से फिर A की तरफ आया, यानी इस मोशन से ये और ये 2 and 4 मोशन इसमें स्टार्ट होगी, ऐसे और ऐसे मोशन इसमें स्टार्ट हो गई है। अब ये मोशन क्यों है, कैसे है, इसकी क्या रीजंस है, यही तो रीजन हम फिजिक्स में पढ़ते हैं और यही तो हम पढ़ना चाह रहे हैं। इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि क्या रीजन है, कौन कौन से फोर्सेस हैं जो इस पर वर्क करेंगे। Hence the horizontal motion of a mass spring system is example of simple harmonic motion। ये एग्जाम्पल तो सेट हो गई है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, लेकिन ये एग्जाम्पल किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन है हम इसको स्टडी करेंगे। आप इस फिनोमेना को अपने माइंड में रखें ताकि नेक्स्ट अब जब हम स्टडी करें तो इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। आपके माइंड में होना चाहिए कि हम जब हमने मैथ्स को यहाँ से लाके यहाँ पे छोड़ा तो ये मैथ्स ऐसे 2 and 4 मूव कर रहा है, A से O से B से O से A तक, ठीक है। और ये भी इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर किया x, और ये भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया x। मीन पोजीशन की राइट साइड पे भी डिस्प्लेसमेंट x कवर किया है और मीन पोजीशन O के लेफ्ट साइड पे भी डिस्प्लेसमेंट x कवर किया है। ये वाला x और ये वाला x दोनों इक्वल आएंगे। लेट्स सपोज अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, राइट। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है, यहाँ पे देखें एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ प्रोड्यूस हुआ है और यहाँ से भी एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ प्रोड्यूस हुआ है। ये फोर्स हमने लगाई वो है, लेकिन ये फोर्स कौन सी है जो वर्क कर रही है।
अच्छा, ये इस फोर्स की डायरेक्शन भी सेंटर पोजीशन की, सेंटर पॉइंट ओ की तरफ है, मेन पोजीशन ओ की तरफ है, और इस फोर्स की डायरेक्शन भी मेन पोजीशन जो ओ की तरफ है। इसका मतलब है कि ओ से ए तक आने वाली फोर्स और बी से ओ तक आने वाली फोर्सेस, ये दोनों एक जैसी फोर्सेस हैं और एक ही फोर्सेस हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन तक ला रही हैं मास को, एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन तक ला रही है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन तक ला रही है। इसका मतलब है कि जो दोनों इनवर्ड फोर्सेस है, जो दोनों अंदर की तरफ फोर्सेस वर्क करेंगे ए से ओ की तरफ और बी से भी ओ की तरफ, ये दोनों एक जैसी फोर्सेस है। और ये कौन सी फोर्सेस है? ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स किसकी है? इस स्प्रिंग की। देखिए नेक्स्ट पेज पे इसको स्टडी किया गया है। देखिए नेक्स्ट पेज पे हमें क्या बताया जा रहा है। द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन 10.1, जो पहली इक्वेशन थी जिसमें बताया गया था कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, मीन्स उसका मतलब है दैट अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, फोर्स जो स्प्रिंग पे एक्सर्ट की जा रही है इज ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास, जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। यानी यहाँ से फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई की और डिस्प्लेसमेंट ये कवर हुआ। ये अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कवर हुआ है तो अप्लाई की जाने वाली फोर्स डायरेक्ट ऑपोजिट कंडीशन में है, और ये क्वेश्चन 10.1 बता रही है। बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द मेन पोजीशन। ये देखें, ये आपको आंसर दिया गया है, बताया गया है कि जो स्प्रिंग फोर्स है, जो स्प्रिंग की फोर्स है, वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ वर्क करती है। यानी जो फोर्स ए से ओ की तरफ आ रही है और जो फोर्स बी से ओ की तरफ आ रही है, वो दोनों फोर्सेस कौन सी हैं? रेस्टोरिंग फोर्सेस। और ये कौन सी रेस्टोरिंग फोर्सेस है? स्प्रिंग की। रेस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट। जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो पुश करती है और पुल करती है किसी ऑब्जेक्ट को, परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, उस ऑब्जेक्ट को, उस मास को जो ऑसिलेटरी मोशन यानी वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। ये मास है, ये वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है यानी ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। और रिस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स है जो इस मास m को इसकी मेन पोजीशनों की तरफ पुश करती है और पुल करती है। ठीक है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन हमें बताई गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट फिनोमिना इसमें क्या वर्क कर रहा है। चलें, ये तो हमें पता चला कि ए से ओ तक जब भी बॉडी ने आना है और बी से ओ तक जब भी बॉडी ने आना है, जब भी बॉडी ने अपनी मेन पोजीशन की तरफ मेन पोजीशन की डायरेक्शन में मोशन करनी है, तो मोशन किसकी वजह से है? स्प्रिंग की फोर्स की वजह से, स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें ये तो पता चला जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और जो यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये मोशन तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फोर्स अप्लाई की एक्शन के तौर पे। लेकिन जो ओ से बी तक लेके जा रही है वो कौन सी फोर्स है, उसको हम देखेंगे। Initially, the mass m is at the rest in the main position O and resultant force of the mass is 0. जब A डायग्राम हमें बताती है 10.1 प्रीवियस डायग्राम जो है, जब ये रेस्ट पोजीशन में है तब बताया जा रहा है कि रेस्ट पोजीशन पे वो मास हमारा O पे है, तो इसका मतलब है कि उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रही, रिजल्टेंट फोर्स उस पर 0 है, तो वो रेस्ट पोजीशन में है। सपोज द मास इज पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस x अप टू द एक्सट्रीम पोजीशन A। अब ये फर्ज करें कि हमने मास को यहाँ से पुल किया, खींचा, एक फोर्स अप्लाई किया और यहाँ मेन पोजीशन से इसे एक्सट्रीम पोजीशन A की तरफ ले आए और फिर उसको छोड़ दिया। The restoring force exerted by the spring on the mass will pull it towards the main position. अब कहा जा रहा है restoring force ये वाली जो spring की restoring force है, exerted by the spring, जो कि spring ने exert की है on the mass, इस mass पे, will pull it towards, इसे पुल करेगी अपनी तरफ। यानी मैस को हम यहाँ से यहाँ तक लाए हैं, फोर्स लगा के और यहाँ पे छोड़ दिए, तो ये इस मैस को पुल करेगी अपनी तरफ, खींचेगा ये स्प्रिंग अपनी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। यानी ए एक्सट्रीम पोजीशन से ओ तक लाने में स्प्रिंग ने इस मैस को अपनी तरफ खींचा अपनी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स द मैस मूव्स बैक। अब इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये जो मास है ये वापस यहाँ पे आ जाएगा, मूव्स बैक टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ये उसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन की तरफ आया है, मेन पोजीशन ओ की तरफ।
The magnitude of the restoring force decreases with the distance from the mean position. अब क्या कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ द restoring force, इस restoring force की डिक्रीज कर रही है, कम कर रही है with the distance, उस फासले से from the mean position and become zero at O. अब कह रहे हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स जो A से O तक लाई है, ये रेस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग ने एक्सर्ट की है मैस को अपनी तरफ खींचने में, ये यहाँ से मैक्सिमम है, यहाँ पे आते आते वो रेस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे आके ज़ीरो हो चुकी है, ख़त्म हो गई। यानी जितना हमने एक्शन किया, फोर्स अप्लाई की यहाँ से यहाँ तक लाने पे रेस्टोरिंग फोर्स तो उतना खींचा, फोर्स ख़त्म। यानी यहाँ से यहाँ तक लाने में हमारा एक्शन था, यहाँ से यहाँ तक लाने में हमारा क्या हुआ, रिएक्शन, और यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो हो गई। रेस्टोरिंग फोर्स हमारी ज़ीरो हो गई ओ पे। However, the mass gained speed as it moves back toward the mean position. लेकिन क्या हुआ, इसके बदले में एक और काम हुआ। जब हमने यहाँ से यहाँ तक एक्शन किया, फोर्स अप्लाई की, मैस को यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पे लाए, रिएक्शन में इस स्प्रिंग ने रेस्टोरिंग फोर्स से इस मैस को अपनी तरफ खींचा और उस मैस को यहाँ से यहाँ तक लेकर आ गई, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन इसी के चक्कर में यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लाने में एक स्पीड हमारे पास डेवलप हो गई है। स्पीड यहाँ पे ज़ीरो थी, यहाँ पे आके मैक्सिमम हो गई। अब मैस के क्या हुआ, जब हमने एक्शन किया, यहाँ से यहाँ तक फोर्स अप्लाई की, रिएक्शन में स्प्रिंग ने रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाई की, इसको अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन इसी खिंचाव में यहाँ पे स्पीड डेवलप हो गई, यहाँ पे स्पीड ज़ीरो थी, यहाँ पे आगे स्पीड मैक्सिमम हो गई, जिसकी वजह से मैस यहाँ पे नहीं रुकेगा, उस स्पीड की वजह से कहाँ आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। क्लियर? यानी यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन है और यहाँ से यहाँ तक स्पीड है, जिसकी वजह से मैस पीछे आ रहा है। एंड इट्स स्पीड बिकम्स मैक्सिमम एट ओ। ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो स्पीड है यहाँ से यहाँ तक लाने में डेवलप हुई है, यहाँ पे पहुँच के वो स्पीड मैक्सिमम है। ड्यू टू इनर्शिया मैस डू नॉट स्टॉप एट द मीन पोजीशन। अब उसी इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया एक्चुअली है क्या, इनर्शिया है क्या, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी कैपेसिटी है जो चेंज को रेजिस्ट करती है। वो चेंज एक्सेलरेशन का हो, वो चेंज मोशन का हो, वो चेंज वेलोसिटी का हो, वो उसको रेजिस्ट करती है। ठीक है। अब इनर्शिया ने क्या किया, इनर्शिया ने रेजिस्ट किया, उस चेंज को ख़त्म नहीं होने दिया। उस इनर्शिया की वजह से, उस वेलोसिटी गेन होने की वजह से उसने उसको यहाँ पे लाया। अब यहाँ पे मैस जो ओ पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ आ रहा है, ना तो वो न्यूटन फोर्स की वजह से है, ना ही वो स्प्रिंग कांस्टेंट की वजह से है, वो किसकी वजह से है, इनर्शिया की वजह से। Due to inertia, the mass does not stop at the mean position O. अब inertia की वजह से mass अपनी mean position O पे नहीं रुका, but continues its motion. उसने अपनी motion को जारी रखा, उसने change को रुकने नहीं दिया, change को resist किया, motion को जारी रखा, and reached extreme position B और extreme position B तक पहुंच गया। As the mass moves from the mean position O, अब जब mass mean position O से move किया to the extreme position B, O से B तक मूव किया, जब मैस O से B तक मूव किया तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया, स्प्रिंग दबाया गया। अब स्प्रिंग का काम क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है, ये ऑब्जेक्ट को पुल भी करती है और पुश भी करती है। यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग ने पुश किया, इसको अपनी तरफ पुल किया, इसको अपनी तरफ खींचा। लेकिन जैसे ही मैस यहाँ से यहाँ पे इनर्शिया की वजह से पहुंचा, तो अब स्प्रिंग ने रेस्टोरिंग फोर्स की रिएक्शन से पुश कर दिया, उसे बाहर की तरफ धकेल दिया। अब स्प्रिंग की वजह से मैस यहाँ से यहाँ की तरफ आ गया। तो आपको इस चीज़ की समझ आई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक और फिर यहाँ तक। इनमें ये 4 तरह की फोर्सेस इस पे अप्लाई हुई हैं, 4 दफ़ा फोर्सेस अप्लाई हुई हैं। यहाँ से यहाँ तक लाने पे एफ फोर्स जो हमने अप्लाई की, यहाँ से यहाँ तक रेस्टोरिंग फोर्स, उसके रिएक्शन में जो फोर्स हमने अप्लाई की थी, रेस्टोरिंग फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल किया, खींचा। इनर्शिया की वजह से, वेलोसिटी गेन करने की वजह से मैस यहाँ से ओ से बी तक गया, इनर्शिया की फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुई। और फिर यहाँ पे इस इनर्शिया की फोर्स के एज अ एक्शन था, इसके रिएक्शन में स्प्रिंग ने फिर से यहाँ पे फोर्स अप्लाई की और इसे एज अ रिएक्शन पुश कर दिया रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अब स्प्रिंग ने मैस को धक्का दे दिया है ओ पोजीशन ओ में, उसकी सेंट्रल मीन पोजीशन ओ की तरफ। तो इस तरह से ये बॉडी हमारी वाइब्रेटरी मोशन यानी ऑसिलेटरी मोशन में आ गई अपनी मीन पोजीशन के अराउंड। यहाँ से ओ से ए,
ए से ओ से बी से ओ से ए से ओ से बी, और इस तरह से इसकी ये ऑसिलेटरी मोशन यानी कि वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो चलती रहेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट, द रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन स्टेडीली इंक्रीजेस इन स्ट्रेंथ। अब रेस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा हो गई है, हेंस द स्पीड ऑफ द मास डिक्रीजेस एज इट मूव बैक टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन बी। अब जैसे ही मैस यहाँ से यहाँ तक आया और फिर इसने पुल किया तो जो वेलोसिटी इंक्रीज कर गई थी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, और इसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट ने जो है मोशन स्टार्ट कर दिया। As the mass moves back to the mean position or to the extreme position B, the restoring force acting on it towards the mean position steadily increases in strength, hence the speed of the mass decreases as it moves toward the extreme position B. The mass finally comes briefly to the rest at the extreme position B. अब B पे आके बॉडी को क्या करना चाहिए था कि अपनी रेस्ट पोजीशन में आ जाता, रुक जाता वहाँ पे, लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो B पे भी नहीं रुका, वापस उसे एक ही तरफ धकेल दिया गया। अल्टीमेटली अब इस तरह से अल्टीमेटली द मैस रिटर्न्स टू द मीन पोजीशन और ड्यू टू द रेस्टोरिंग फोर्स, और अल्टीमेटली जो मैस है वो B एक्सट्रीम पोजीशन से O की तरफ धकेला गया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, ये प्रोसेस अब रिपीट होता रहेगा, टू एंड फ्रो ए से ओ से बी से ओ से ए तक मूव करता रहेगा। एंड द मैस कंटिन्यूज टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ, और मैस भी बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करता रहेगा अबाउट इट मीन पोजीशन ओ, अपनी मीन पोजीशन ओ के लेफ्ट राइट या टू एंड फ्रो। Such motion of the mass attached to spring on horizontal frictionless surface is known as a simple harmonic motion, और इस तरह से ये वाइब्रेटरी मोशन हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन में कन्वर्ट होगी। अब इसकी मोशन में हमें टाइम पीरियड भी चाहिए। व्हाट इज़ अ टाइम पीरियड? टाइम पीरियड होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने वक्त में अपना एक चक्कर पूरा करती है, यानी बॉडी ओ से ए से होके ओ से होके बी से ओ, यानी ओ से शुरू करके पूरा चक्कर ए बी का लगा के फिर ओ तक आती है, और इसमें वो कितना टाइम इन्वेस्ट करती है एक चक्कर अपना पूरा करने में, एक ऑसिलेशन करने में, एक वाइब्रेशन में, वो उसका क्या होता है टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड की इक्वेशन को डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया गया, इसको डिराइव नहीं किया गया, इसको आपने डायरेक्टली लर्न करना है। इसकी डेरिवेशन इंशाल्लाह एफएससी में आपकी फिजिक्स की बुक में होगी। नाउ टी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई √m/k, m फॉर मास, k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। और इस तरह से हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन हमें बताती है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x के फोर्स जो हमने अप्लाई किया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कवर किए जाने वाले डिस्प्लेसमेंट के, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। सेकेंड इक्वेशन हमें बता दी है कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x के एक्सेलरेशन, B हमारे x के डिस्प्लेसमेंट x के ऑपोजिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तनासुब में होगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। और थर्ड इक्वेशन हमें बताती है टाइम पीरियड के बारे में। पहली इक्वेशन हमें फोर्स के बारे में बता रही है, दूसरी इक्वेशन हमें किसके बारे में बता रही है एक्सेलरेशन के बारे में, तीसरी इक्वेशन हमें टाइम पीरियड के बारे में बता रही है। चलिए अब हम इस चैप्टर की इस हमारे टॉपिक की जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं और समझते हैं कि क्या हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि नहीं। और इसकी डेफिनेशन आपके जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर जो 4 है आपका, उसमें दी गई है, उसमें देखेंगे। उसके बाद हम इन दोनों टॉपिक्स को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। डेफिनेशन को पहले देखते हैं कि डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन हमें क्या बताती है। डेफिनेशन हमें बताती है सिंपल हार्मोनिक मोशन अक्कर, सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होती है, यानी कोई भी वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होती है व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब उस पर अप्लाई की जाने वाली जो फोर्स F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टू द डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट x के फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसकी मीन पोजीशन O से, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, और वो उसकी डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ ही होनी चाहिए। यानी किसकी? सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की डायरेक्शन जो है वो बताती है हमें कि उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ हो, और जो फोर्स हमने अप्लाई की है उसकी डायरेक्शन भी मीन पोजीशन O की तरफ हो, और इसमें पैदा होने वाला डिस्प्लेसमेंट x भी उसकी डायरेक्शन भी मीन पोजीशन O की तरफ हो।
In other words, when an object oscillates about a fixed position, mean position, such that its acceleration is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed toward the mean position, its motion is called simple harmonic motion. यहाँ पे सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बताया गया था, लेकिन यहाँ पे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन तीनों के बारे में बता दिया गया है, तो ज़्यादा ऑथेंटिक डेफिनेशन आपकी ये वाली आ रही है जिसमें हमने देखा। अब इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जिसको हम स्टडी करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के, और वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें क्या बताते हैं। A body executing simple harmonic motion always vibrates about a fixed position. एक बॉडी जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है वो क्योंकि वो वाइब्रेटरी मोशन है तो उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस हो सकती है, और वो वाइब्रेशन उसकी फिक्स पोजीशन ओ की तरफ होनी चाहिए। इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड, उसका एक्सेलरेशन भी हमेशा उसे सिमत में होना चाहिए टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जो उसकी मीन पोजीशन है यानी सेंट्रल पोजीशन ओ की तरफ, यानी एक्सेलरेशन भी सेंट्रल पोजीशन की तरफ हो और वाइब्रेशंस भी सेंट्रल पोजीशन की तरफ हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, उसमें पैदा होने वाला उस सिंपल हार्मोनिक मोशन जो प्रोड्यूस हो रही है उससे पैदा होने वाला एक्सेलरेशन वो भी उसी तनासब से हो जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर हुआ है तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट कम कवर हुआ है तो एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसकी मीन पोजीशन की तरफ से, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कहाँ हो, इसकी मीन पोजीशन की तरफ। दैट इज एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट मेन पोजीशन, के एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो जीरो हो मेन पोजीशन पे और उसकी एक्सट्रीम पोजीशन यानी ए और बी पे वो मैक्सिमम हो। नंबर 4, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, उसकी वेलोसिटी भी उसकी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो। एक्सेलरेशन मीन पोजीशन ओ पे जीरो हो बट वेलोसिटी उसकी मीन पोजीशन ओ पे मैक्सिमम हो, एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन, और वेलोसिटी ए बी एक्सट्रीम पोजीशंस पे जीरो हो जाए। नाउ विल डिस्कस डिफरेंट टर्म्स इन विच कैरेक्टराइज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम कुछ टर्म्स को देखेंगे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैरेक्टराइज करेंगी, और वो 4 टर्म्स है, चारों आपको अंडरस्टैंड, आप इसको समझ चुके हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वाइब्रेशन होती है कोई भी मोशन, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक पूरा वाइब्रेशन, एक लेफ्ट 2 and 4 और फिर 2, यानी राइट से स्टार्ट होके लेफ्ट और फिर राइट, या मीन पोजीशन से स्टार्ट करके ए से बी से ओ, ये जो राउंड ट्रिप बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एक वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन कॉल्ड वन वाइब्रेशन, इसको वन वाइब्रेशन कहेंगे। टाइम पीरियड टी, इसमें टाइम पीरियड भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एक वाइब्रेशन पूरा करने में जितने सेकंड्स या जितने मिनी सेकंड्स लगेंगे वो उसका टाइम पीरियड होगा। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कोई भी वाइब्रेट करती बॉडी को अपना एक वाइब्रेशन यानी अपना एक मुकम्मल चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगेगा वो उसका क्या होगा, टाइम पीरियड। टाइम से ही पता चल रहा है कि इसमें टाइम जो है वो मैटर कर रहा है। Next है frequency. The number of vibrations are cycles of the vibrating body in 1 second is called its frequency, and its reciprocal of time period, that is f is equals to 1/t. अब frequency क्या है? टाइम पीरियड हमें बताता है कि एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगा वो उसका टाइम पीरियड है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि एक सेकंड में आधा टाइम पीरियड हुआ, पूरा टाइम पीरियड हुआ, कितना चक्कर पूरा हुआ वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। एक सेकंड, अब फ्रीक्वेंसी में कंडीशन आ जाती है टाइम की लेकिन एक सेकंड की, ठीक है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, तादाद वाइब्रेशंस की या साइकिल्स या चक्करों की ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेट करती हुई बॉडी की इन 1 सेकंड, एक सेकंड में, इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। इन्हीं सेकंड में वाइब्रेट करती बॉडी ने अपने आधा चक्कर पूरा किया या अपना पूरा चक्कर पूरा किया या 2 चक्कर पूरे कर लिए, कितने चक्कर पूरे किए वो उसकी क्या बन जाती है, फ्रीक्वेंसी। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और ये टाइम पीरियड का ऑपोजिट है। टाइम पीरियड हमें बताता है कि कितने वक्त में मिनी सेकंड्स लगते हैं, सेकंड्स लगते हैं, या मिनट्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है जिसमें उसका एक चक्कर पूरा होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का। लेकिन फ्रीक्वेंसी हमें बताती है, इसमें बाउंड कर देती है हमें कि इसमें 1 सेकंड की जो मैयाद है, बुनियाद 1 सेकंड है। 1 सेकंड में जितना भी चक्कर पूरा होता है वो उस ऑब्जेक्ट, उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की क्या है, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड हमें क्या बताता है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को समझने के लिए देखें, ये जो पेंडुलम हमें बताया गया है,
ये जो वॉल क्लॉक है हैंगिंग, इसमें ये पेंडुलम है। पेंडुलम क्या करता है, जब भी कोई भी 10 बजते हैं 11 बजते हैं, जब भी कोई भी घंटा पूरा होता है तो ये पेंडुलम मूव करता है। अगर 11 बजे हैं तो 11 दफ़ा पेंडुलम 11 अपने साइकिल्स पूरे करेगा। यहाँ से यहाँ पे आके यहाँ तक एक वाइब्रेशन, यहाँ से इधर फिर इधर दूसरी वाइब्रेशन, यहाँ से यहाँ पे और ये तीसरी वाइब्रेशन। यानी कि अपने अगर 1 बजा है तो 1 वाइब्रेशन पूरी करेगा और साउंड देगा। तो यहाँ पे वो तो वाइब्रेशन होगी, लेकिन हम अभी समझ रहे हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? इस पेंडुलम के पास लेफ्ट और राइट में मूव करने के लिए कितनी जगह है? यहाँ से यहाँ पे लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ पे लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पेंडुलम कवर कर सकता है शायद जो 5 सेंटीमीटर कवर कर सकता हो, या वो 4 सेंटीमीटर कवर कर सकता हो, जो कि यहाँ से यहाँ तक आके फिर वापस आएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ओ से ए तक आने में और फिर वापस यहाँ पे आने में, वो जो इसमें कवर किया जाएगा वो क्या होगा? एम्पलीट्यूड। वो एरिया जो बॉडी को लेफ्ट या राइट 2 या 4 वाइब्रेशन में जाने के लिए जो एरिया अवेलेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, अगर एरिया कम होगा तो एम्पलीट्यूड कम होगा। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स of a vibrating body on either side from its mean position O is called its amplitude। वो उसका क्या होता है? उसका एम्पलीट्यूड। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम जो हमारी नेक्स्ट 2 सेक्शंस हैं उसको स्टडी करेंगे। जो मैंने ऊपर स्किप कर दिए उसको हम स्किप नहीं करेंगे, उसको हम ज़रूर स्टडी करेंगे। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, उसकी फीचर्स और ये चारों डेफिनेशंस को बताना ज़रूरी था ताकि आपको एक टॉपिक पूरा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो आपके दरमियान वाले 2 टॉपिक हैं, जो कि सेकंड आपका टॉपिक है मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बाउल और जो थर्ड टॉपिक है पेंडुलम, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, इन दोनों को हम इंशाल्लाह सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह से है वो देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।